देखिए, आज से हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बेसिक से चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले फिजिक्स में हमें कुछ फार्मूले से डील करने पड़ते हैं। तो वो फार्मूले किस क्वांटिटी से मिल कर के बने हैं वो भी पढ़ना है, और फिर वो किस लॉ पे बेसिस है और कैसे बने जाते हैं उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो देखिए वो क्वांटिटी जिनको हम किसी फॉर्मूला द्वारा या फिर आपको कहा जाए कि हम उसको मेज़र कर सकते हैं किसी फार्मूला द्वारा या फिर किसी मेजरमेंट के द्वारा या फिर किसी स्केल के द्वारा आप उसको मेज़र करते हैं। तो जैसे कि या फिर किसी मशीन के द्वारा आप मेज़र करते हैं, जैसे कुछ आपके पास वेट हो गया, कुछ लेंथ हो गई, तो उनको हम मेज़र किए जा सकते हैं, किसी न किसी तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो जितने भी मेज़रेबल क्वांटिटी हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जिनको मेज़र नहीं किया जाता है उनको, तो जैसे कि बहुत सी सारी चीज़ें हैं जैसे जिनको मेज़र नहीं कर सकते, जैसे कि हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप। तो अब दो दोस्त हैं तो दोनों में कितनी फ्रेंडशिप है इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है ना, तो उनको फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अब वही अब कहा जाए कि एक रॉड की कितनी लेंथ है तो हम उसको मेज़र करके बता सकते हैं कि हाँ इसकी इतनी लेंथ है। ठीक है, 2 मीटर 3 मीटर, तो उसको मेज़रमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो और जैसे किसी वेट को भी मेज़र कर सकते हैं, तो वहाँ पे मेज़रमेंट मौजूद है। लेकिन अब जैसे लव हुआ या फिर कोई किसी से कितना भाई बहन का प्यार या फिर किसी माँ पेरेंट्स का प्यार, तो वो हम मेज़र नहीं कर सकते। कोई कितना प्यार कर सकता है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हैप्पीनेस, कोई कितना खुश हो सकता है, तो वही चीज़ को मैंने ठीक तरीके से लिखा है कि ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अच्छा ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब समझिएगा। ठीक है, देखिए डायरेक्टली का मतलब है कि हम उसको डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। मतलब जैसे लेंथ है तो स्केल उठाया और हमने उसको मेज़र कर लिया। ठीक है, एक्चुअल में मेज़रमेंट भी एक्चुअल नहीं होता है, उसके बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ना है कि मेज़र ट्रू वैल्यू तो कभी संभव ही नहीं है निकालना। ठीक है, तो डायरेक्टली मेज़र किया है और मेज़र करके बताया आपको 5 मीटर 6 मीटर या फिर कुछ उस तरीके से, तो डायरेक्टली मेज़र कर दिया। और इनडायरेक्टली का मतलब है कि कुछ लॉज हैं फिजिक्स के, कुछ लॉज बनाए गए हैं और कुछ फार्मूले बना करके उसमें पुट किया या फिर कुछ कैलकुलेशंस की, तो फिर उस तरीके से आया, डायरेक्टली नहीं आया। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल फार्मूले यूज किए गए, तो इनडायरेक्टली, लेकिन मेज़र करके हम उसकी क्वांटिटी को बता सकते हैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कि हाँ इतनी चीज़ें हैं, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी में रखते हैं। ठीक है, तो कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि लव, हैप्पीनेस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फ्रेंडशिप हुआ, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक, ओके। अब देखिए जैसे कि क्या होता है कि कुछ लॉज बने होते हैं। ठीक है, तो लॉज किस तरीके से बनाए जाते हैं कि देखिए लॉज जो होते हैं, नेचर में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो जिसको देख करके, ऑब्ज़र्व करके कि कुछ इस तरीके से इस पैटर्न में काम कर रहा है, कुछ इस पैटर्न में काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से कुछ लॉज बनाए जाते हैं। तो लॉज जो होते हैं वो नेचर को देख करके बनाए जाते हैं कि हाँ ये नेचर जो है यहाँ का कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, इस लॉ पे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं, न्यूटन्स फर्स्ट सेकेंड लॉ, तो उसने क्या किया कि न्यूटन ने क्या किया कि पूरा लॉस को मतलब जैसे ऑब्ज़र्व किया बेसिकली, फिर उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद लॉज बनाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉज के बेसिस पे नेचर काम करता है, नहीं, नेचर के बेसिस पे, नेचर को देख करके लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेचर को देख करके लॉज बनाए जाते हैं। लॉज जो होता है वो लॉज पहले नहीं बनता है, पहले नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तब जाकर के लॉज बनता है। और ऐसा नहीं है कि किसी पेपर पे बैठे हैं हम और मेरा मन किया कि आज चलो ये लॉ बना देते हैं तो इसके बेसिस पे नेचर काम करेगी, नहीं।
लॉज को पहले ऑब्जर्व करते हैं नेचर को, फिर उसके बाद लॉज को बनाया जाता है, ठीक है। तो लॉज की अच्छा लॉ बना देते हैं, फिर उसके बाद उसको कुछ मैथमेटिकल फार्मूले उसमें मैथमेटिक्स, कुछ लोग कहते हैं कि नेचर जो होता है मैथमेटिक्स पे काम करती है, ठीक है। अभी कितना हद तक सही है कितना हद तक नहीं, ये तो रिसर्च का पार्ट है, लेकिन कहते हैं लोग कि मैथमेटिक्स पे काम करती है। कुछ प्रूफ भी हैं, कुछ लॉस के प्रूफ भी हैं ऐसे, ठीक है। और कहीं कहीं पे फेल भी होता है, कुछ थियरीज ऐसी बनाती है कि नहीं उस पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये इस सब चीज़ों पे हमें अभी नहीं जाना है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हो गई। अब सुनिएगा, अब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती हैं, अब ये मुझे जानना है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसकी डिफिनीसन भी हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली आज के लेक्चर्स में थोड़ी डिफिनीसन है, बेसिक्स हैं। तो पहले इसमें जो पहले क्या होता है कि इसमें आपको डायमेंशन फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूले पहले थोड़ा सा इसमें कराएंगे, थोड़े सेकेंड पार्ट में कराएंगे, क्योंकि एक ही बार पूरा करेंगे तो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा पार्ट पे करके कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डायमेंशन फार्मूले बिल्कुल आपको बाय हार्ट बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी देख लेते हैं कि एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में फ़र्क क्या है। देखिए फंडामेंटल नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब बेसिक क्वांटिटी, मतलब यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी की शुरुआत होती है। मतलब कि ये जो है किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये किसी डिफिनीशन से बनाए गए हैं। अच्छा जैसे कि डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, ये खुद में ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं और जिनको सात इसके एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। अच्छा अब दिमाग में आता है एक्चुअल में कि ये चीज़ आई कहाँ से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। तो इनका जो डिफिनीसन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मैं पहले बता देता हूँ कि आपको लेंथ जब बनाया गया कि एक, जैसे कि आपको बता दिया गया कि मान लीजिए कोई रॉड है तो 1 मीटर ही, इतना ही क्यों, मतलब जैसे कि 1 मीटर जैसे कोई स्केल भी है, मान लीजिए आपको, अगर ये मान लीजिए स्केल है तो मैं ये कहूँ कि आपको ये इतना सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर ही स्केल क्यों इतना ही यूज किया गया, क्यों नहीं इतना थोड़ा सा बड़ा या फिर छोटा कर दिया गया। देखिए बेसिकली इसको मतलब इंटरनेशनल जैसे सिस्टम द्वारा इसको बनाया गया था, तो पहले तो इसकी बहुत हिस्ट्री रही है, ठीक है। तो पहले इतने को ही 1 सेंटीमीटर क्यों लेंगे और फिर 1 मीटर जितनी क्वांटिटी हम नापते तो उतना ही क्यों है। तो ये जो है एंशिएंट डिफिनीसन है, तो बहुत पुराने डिफिनीसन से उसको ले करके बनाया गया है, ठीक है। और फिर सेकंड की भी काफ़ी बड़ी कहानी है, ठीक है। तो उतनी अगर बड़ी कहानी अगर इसको एक एक करके पढ़ते रह गए ना तो पूरा एक क्लास सिर्फ इस फिजिकल क्वांटिटी को ही, फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हमें इसको डिफाइन करने में लग जाएगा। तो एक एक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एको को डिफाइन करना, इसके पीछे एक एक हिस्ट्री है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी, क्योंकि हमें अब एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, कोई रिसर्च नहीं करना या फिर कुछ। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता तो बेसिकली हम ज़रूर इसको करते हैं, ठीक है। तो हाँ उससे क्या होता है कि और भी मतलब थोड़ा और क्लियरिटी आती है और थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है कि हाँ, पर वो हमारे एग्ज़ाम में बिल्कुल आने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमें उतनी ही चीज़ें करनी है जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को स्किप किया, वरना पढ़ाने का तो सच में बहुत ज़्यादा मन था उसको, ठीक है। तो अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो किसी और दूसरे पे डिपेंड तो नहीं करता। तो पहला लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है।
ठीक है। तो लेंथ को हम अक्सर मीटर में नापते हैं, आपने देखा होगा मीटर में, इसको केजी में इसकी यूनिट्स होती हैं, इसका सेकंड में, ठीक है। ये सारी यूनिट में लिख रहा हूँ, वैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, वैसे बहुत सारे हैं आप जानते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट तो कुछ डिराइव क्वांटिटी तो नहीं लग रही है, दो का मिक्सर तो नहीं, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट यू ऑल नो डैट कि एम्पियर होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में कभी सुनने को दिखे, फिजिक्स में पूरा 12th हम लोग पढ़ भी लेंगे, 11 12, तो ये कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। हायर क्लासेस में हम जाएँ तो दिखना चाहिए। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस मोल, मोल से हम दिखाते हैं, ठीक है, मोल। अच्छा, मोल जैसे कि अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, Na, ठीक है। तो कितने सब्सटेंसेस हैं, जब छोटे क्वांटिटी को अगर हमें मेज़र करना होता है तो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस के द्वारा इसको देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस मोल से, कैंडेला CD मतलब लुमिनस इंटेंसिटी को इसकी यूनिट है, फिर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, ठीक है। अब सुनिएगा, हम इसको डायमेंशन की तरीके से जब हम यूज़ करेंगे तो पहले तो मैं बता दूं कि इसके लिए m यूज़ किया जाएगा, मास के लिए m यूज़ किया जाएगा, और लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, और टेम्परेचर के लिए कभी कभी कोई लोग थीटा भी यूज़ कर लेते हैं, और थीटा भी यूज़ कर लेते हैं, केल्विन हम लोग यूज़ करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, और एक्चुअल में ये तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मोल के लिए ये मोल ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, मतलब ये कहा जाए कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, तो उसको जो बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी होती है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी पे आप कैसे, आप देखो खुद ही ना, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में आप देखो तो दो चीज़ें आती हैं, एक मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रेट ऑफ इसकी डिफिनीशन ही होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज ए वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी जो है, इसमें जो है डिस्टेंस के चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब दो क्वांटिटी को साथ में लेकर के चल रहे हैं, मतलब एक मीटर भी है, मतलब उस डिस्टेंस भी है, और फिर क्या है मेरे पास सेकेंड भी है, मतलब टाइम भी है। तो दो से मिल करके ये बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी, दो चीज़ों से मिल करके बना। और इसके फॉर्मूला से भी समझ आ रहा होगा आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से ये मिल करके बना है, तो इसको बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये भी दो से मिल करके बना है, एक्चुअल में ये तो डिराइव क्वांटिटी, अच्छा ये भी हो सकता है कि डिराइव क्वांटिटी एक डिराइव क्वांटिटी से मिल करके बनी हो, बस वो क्या है कि दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही डिपेंडेंट हो, नहीं, कुछ उसमें फंडामेंटल होंगे, कुछ डिराइव होने के बाद फिर डिराइव हो, मतलब उससे डिराइव होकर कुछ और डिराइव हो, वो आ जाए, ठीक है। पर ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होना चाहिए, ये बेसिक सी बात है। पर ये किसी पे डिपेंड नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट है, खुद में ही कंप्लीट है ये फंडामेंटल। फिर और ये क्या है, जैसे ओमेगा एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। फिर और क्या है, जैसे प्रेशर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लिख देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और प्रेशर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिराइव क्वांटिटी हैं, जो किसी दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो बहुत बार हो गया, ठीक है, एक्चुअल में, ठीक है। तो ये पहला क्लास है, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अभी आज के लेक्चर में तो कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि ये फिजिक्स का पहला लेक्चर है, ठीक है। तो पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं अपनी, फिर नोट डाउन करिए, फिर बताते हैं।
अब देखिए हम सिस्टम ऑफ यूनिट देखने जा रहे हैं। देखिए तो सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब कि किस सिस्टम में उसको नापा जा रहा है। तो 3 सिस्टम बेसिकली हमारे पास अभी फ़िलहाल में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए एक होता है FPS सिस्टम, मतलब पूरा FPS सिस्टम में हम अगर मेज़र कर रहे हैं तो बेसिकली F का मतलब होता है फुट, यानी कि ये लेंथ के लिए यूज़ होगा, ठीक। और फिर पाउंड्स, ये जो होगा मास के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और ये जो होगा टाइम के लिए यूज़ होगा, ठीक है, ये सेक्शन। तो आप खुद देखो यहाँ से कि ये जो सिस्टम तीनों दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला होने वाला है, ठीक है। और बेसिकली कभी कभी यूनिट कन्वर्जन के लिए ये भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर यूज़ हम लोगों में, मतलब हम जब पूरा पढ़ेंगे तो कहीं शायद ही अगर मिल जाए, शायद इसी चैप्टर में मिले तो ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारे लिए। ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं, और वैसे उसमें भी ख़ास तौर से ये थर्ड वाला, ठीक है। तो MKS सिस्टम, तो MKS सिस्टम जो होता है जैसे कि MKS सिस्टम, ये मीटर है, मास कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर्स है, यहाँ पे किलोग्राम और चीज़ें। तो देखो यहाँ पे जो लेंथ को नापा जाता है MKS में मीटर, किलोग्राम मास को, फिर सेकेंड को सेकेंड में ही नापेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे CGS यूनिट तो सेंटीमीटर लेंथ को, और फिर ग्राम मास में, ठीक है, मास को ग्राम में नापेंगे, फिर और टाइम को सेकेंड में ही नापेंगे। तो और ये पाउंड्स, देखो एक आपको ये सोचने में लग रहा है कि पाउंड्स आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जैसे अदर कंट्री वाले ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, US और जैसे UK में, वहाँ पे पाउंड्स चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो से मास जो होता है पाउंड्स में यूज करते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो पर हमारे लिए तो किलोग्राम ही है यार, तो हम लोग किलोग्राम पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इन सभी यूनिट्स का एक दूसरे में कन्वर्ज़न, ठीक है। तो एक दूसरे में कन्वर्ज़न जो है इसके लिए काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पूरा अच्छे से, ताकि यूनिट कन्वर्ज़न हमें फिर परेशान ना करे कि अब पूरे फिजिक्स में कहीं भी यूनिट आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, फिर इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं मुझे बताने को, बस छोटी छोटी डेफिनीशंस हैं, बस उसको लेते चल रहे, वरना यहाँ से भी लोग थोड़ा बहुत कम स्किप करके सीधे काम की बातें पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए पहले इसको बेसिक, एक छोटे से बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रॉड है 1 डायमेंशन में, तो मान लीजिए ये 1 मीटर का है, लेट सपोज इट 1 मीटर, तो हम इसको 1 मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। फिर मेरे पास कोई सीट आ गई, मान लेते हैं कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट आ गया, तो मान लेते हैं ये 1 मीटर है और ये इसका भी 1 मीटर है। तो मैं इसका पूरा एरिया जब लिखूँगा तो 1 मीटर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और फिर अगर हमने वही वॉल्यूम ले लिया और सभी का डायमेंशन जो है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है 1 मीटर का है, जैसे ये भी 1 मीटर है और इसकी ब्रेथ भी 1 मीटर है और इसकी हाइट भी 1 मीटर है। तो जब इसका मैं वॉल्यूम लिखूँगा, वॉल्यूम, तो 1 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से बेहद ध्यान से देखो कि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। तो बेसिकली जो यूनिट्स की जो पावर है ना, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। तो ये 1 डायमेंशन में है, ये 2 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन में। जो इसकी पावर होती है वही इसकी डायमेंशन बताती है, ठीक है। यूनिट्स की पावर, डेफिनेशन ये है कि डायमेंशन की, कि जो पावर ऑफ जो यूनिट्स की पावर है वो डायमेंशन को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन तक अभी हमें लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ ले जाएंगे, 10th डायमेंशंस की बात करेंगे, 8 डायमेंशंस, 4th डायमेंशंस, 5th डायमेंशंस, तो उसकी हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। वो एक अलग दुनिया है, रिसर्च की दुनिया, तो उससे अभी हम लोगों का कोई नाता नहीं है। अब जिनको सोचना है वो सोच सकते हैं, पर
हमारे लिए 3 डायमेंशन ही 3D तक ही सीमित हमें रहना है हमारे सिलेबस में। सिलेबस के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फिजूल की चीज़ें हैं, उसको भी आप देखना है तो देखो, मैं मना नहीं करूँगा, पर आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि जितना आपको फोकस रहना है अपने सिलेबस के अंदर वो उतना ही रहे, ताकि आपको एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो और सारी चीज़ों में, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम बनाया क्यों गया, देखिए क्यों इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, कि बेसिकली देखिए इसका सिंपल सा रीज़न है, आपको भी समझ आ रहा होगा कि किसी और कंट्री में अगर मान लेते हैं हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं और यहाँ पे हम मीटर्स में नाप रहे हैं, और कहीं कुछ और डेसीमीटर में चल रहा है, फिर कहीं कुछ और ही यूनिट चल रही है, तो अलग अलग जगह यूनिट का मेजरमेंट है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि कन्वर्जन करना पड़े या फिर कुछ करना है। तो मुझे उन लोगों ने मतलब जो SI सिस्टम वाले लोगों ने, मतलब जो भी उनकी कम्युनिटी है, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि हाँ भाई देखो एक्चुअल में आपको यही चीज़ें हर जगह पूरे वर्ड्स में आपको क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है, ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो कि आर्गूमेंट ना हो, बस सभी लोग एक जैसा यूनिट प्रेफर करें, जिसमें जो है व्यापार में कुछ भी ट्रांसपोर्ट, जब वहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं यहाँ से जाती हैं, तो फिर क्या हो कि हमें कोई दिक्कत ना हो कन्वर्ज़न में, ठीक है। तो कन्वर्ज़न के बेसिकली मतलब ये ना समझे कि सभी कोई एक ही यूनिट्स को फॉलो करें, तो इसी वजह से SI यूनिट्स बनाया गया, ठीक, ताकि कोई आर्गूमेंट ना हो, मतलब कोई यूनिट को लेकर के लड़ने लायक नहीं, मैं यही यूज़ करूँगा, तो उसके लिए कोई कम्युनिटी बनाई गई कि देखो यार कुछ सबको एक ही यूज़ करना है, और वो है SI सिस्टम, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए हम अलग अलग सिस्टम से यूज़ कर सकते हैं। तो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उन्हीं से तो सारी चीज़ें बनी हैं। तो अगर हम SI यूनिट्स डिराइव क्वांटिटी का बनाने लगें तो हम तो बनाते रह जाएंगे। डिराइव क्वांटिटी तो पता नहीं कितनी क्वांटिटीज़ हैं, और आने वाले समय में बहुत सारी डिराइव क्वांटिटी बनेंगी, तो उनका भी फिर बनाना पड़ेगा। तो फिर तो क्या करना पड़ेगा कि फिर बेसिक हमारा बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। तो हमें ऊपर की चीज़ें नहीं होनी, हमें बेसिक्स को ही हमें ठीक करना होता है। तो यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी को ही SI यूनिट के सिस्टम में रखा गया, और उसी से हम लोगों ने शुरू किया, ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटी को देखिएगा कि आप SI यूनिट्स नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो आप ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ी, तो इसमें देखो कि आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कहा गया कि आपको कैंडेला में नापना है, SI यूनिट करंट को एम्पियर में नापना है, लेंथ को आपको मीटर में नापना है, टाइम को आपको सेकंड में नापना है। ये SI यूनिट्स हैं जो SI सिस्टम के द्वारा बनाई गई हैं, और ये kg में नापना है, ठीक है, इसको मेज़र करना है मास को। टेम्परेचर को केल्विन में नापना है, ठीक है। केल्विन में आप बहुत जगह डिग्री सेल्सियस यूज होती है, पर SI सिस्टम के द्वारा केल्विन हमें यूज करना है, ठीक, आप ध्यान में रखिएगा। और केल्विन पे डिग्री नहीं लगती है, ठीक है, केल्विन पे डिग्री नहीं लगाई जाती। अमाउंट कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि 7 डिग्री केल्विन, नहीं, 7 केल्विन बोलेंगे, ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम जब हीट और थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल में बात करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर अब अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस मोल में उसको मेज़र किया जाता है। तो ये SI सिस्टम है, इसी में हमको सारी चीज़ें मेज़र करनी होती है थ्रू द SI सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब नोट करने के लिए तो आपके ज़ुबान पे होगी, बस मुझे गो थ्रू करना था एक बार। अब सुनिए, इसके बाद अब हम लोगों को डायमेंशन को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन जो पढ़ना है, यानी कि हमें छोटे छोटे क्वांटिटीज़ का, जैसे कि मास, फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है, वो हमें देखना है। तो देखिए डायमेंशंस लोग मतलब 3, 4, 5 कराते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि पूरे डायमेंशंस फिजिक्स में जहाँ जहाँ यूज है सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि अगर और हर एक डायमेंशंस को मैं क्लियर करता जाऊँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो फर्स्ट वीडियो में जो डायमेंशंस यूज करेंगे इस वीडियो में, उसको पूरा आपको याद करना है, पूरा मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। इसको एक्चुअल में लास्ट में भी लोग पढ़ाते इस वजह से हैं, क्योंकि पूरा फिजिक्स का आपका जो है
फॉर्मूला मतलब आपको गो थ्रू हो जाता है, याद हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा आसानी हो जाती है कि चलो अब डायमेंशन निकालना शुरू करते हैं, अब लास्ट में पढ़ लेते हैं। पर हम पहले इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट में ये छूट जाता है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई साल नहीं है कि जैसे यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, एक मिनिमम तो आना ही आना है। और हम लोग क्या करते हैं कि पूरा मैकेनिक्स पढ़ने में मतलब 2-3 महीने लगा देते हैं, और उससे भी ज़्यादा कहीं मतलब ज़्यादा कोचिंग्स में कुछ 4 महीने कुछ लोग लगा देते हैं, तो लग जाता है और बड़ा है भी। और उससे क्वेश्चंस बहुत कम मतलब आता है, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आता है, सॉल्व भी हो जाता है। और इससे क्वेश्चंस कभी कभी तो 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, और इस साल तो आया ही है 3 शायद, हाँ 3 से 4। तो फिर इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यूनिट एंड डायमेंशंस को बहुत अच्छे से करना है। आपका इसमें से मतलब 2 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। तो इस वजह से इसको पहले पढ़ाया गया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर से, ठीक है। तो पहले डायमेंशंस को आप पूरी तरीके से रटना है, और पूरा डायमेंशंस मतलब आपको स्टडी टेबल पूरा चिपका देना है, और उसको पूरा एकदम हफ्ते भर में वो पूरा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले नोट करते हैं, फिर डायमेंशन शुरू करते हैं, ठीक है। पूरा याद होना चाहिए आपको। अब देखिए, अब हम लोग टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी, मतलब डिराइव क्वांटिटी जो है उनके डायमेंशंस निकालने हैं, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी से जो फिजिकल क्वांटिटी बनी है उनका डायमेंशन हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये सेक्शन जो है पूरा बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, और हर एक स्टेप के बाद दूसरा वाला इन्वॉल्व होगा, इसकी इम्पोर्टेंस है। तो देखिएगा एरिया, तो एरिया जो होता है हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ है तो यानी कि L² होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, m0 mLT 2 और T⁻0, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एरिया का। अब आते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है L का क्यूब होता है, तो इसको लिख सकते हैं m⁻0 L का क्यूब और T⁻0, ठीक, ये है। अब ये डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो गया m/, और मास अपॉन वॉल्यूम तो यानी कि L³, तो इसको लिख सकते हैं m⁻1, L ऊपर जाएगा तो -3 और T⁻0, ठीक है। और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब ये है कि m0 होगा, m⁻0 मतलब मास का तो टर्म है ही नहीं, डिस्टेंस यानी कि L⁻1 और L और T⁻−1, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो mLT- 0 है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि LT-1, ठीक है, ऐसे भी लोग याद रखते हैं इसको, ओके। अब आते हैं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का हमें पता है LT-1, ये वेलोसिटी का ही है, और अपॉन टाइम का T, और ये T ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं m⁻0 L T⁻², ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो एक्सीलरेशन का T-2 और वेलोसिटी का LT-1, ठीक है। आप ये सोचो कि एक पावर इसमें माइनस के बढ़ गई, क्योंकि नीचे टाइम आ गया वेलोसिटी को यहाँ पे रखने के बाद, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें तो बिल्कुल आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास यहाँ पे आएगा तो m⁻1, और वेलोसिटी तो एज इट ही रख देंगे LT-1, ठीक। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप इसको ऐसे ही दिमाग में रखो, अभी से शुरू कर दो, LT-1 वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का LT-2, ठीक है, और यहाँ पे मोमेंटम का तो उसमें m लगा देंगे वेलोसिटी में। तो बेसिकली अगर वेलोसिटी का आपको पता है तो मोमेंटम आपको निकाल सकते हैं, ठीक है।
ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक है मतलब यूनिट्स निकालने के लिए। अब आते हैं थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड पे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और सारे मिक्स हो करके एक और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। तो बेसिकली अगर ये चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी ना तो वो बड़े वाले नहीं हो पाएंगे हमसे। तो इस वजह से बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बेसिक वाली तो याद होनी चाहिए, और बाकी फार्मूले याद रहेंगे, फिर हम वहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो अब मास का m है तो m की पावर 1 और एक्सीलरेशन जो है यहाँ पे LT-2, तो LT-2 हो जाएगा, ठीक। अब वर्क की बात करते हैं, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो अब फोर्स, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फोर्स आप बिल्कुल रटे रहेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मुझे तो याद है MLT-2, ये स्कूल टाइम पे ही मुझे याद था, MLT-2, ये बिल्कुल आप याद रखे रहेंगे क्योंकि हर फॉर्मूले में फोर्स इंक्लूड होगा। और फोर्स का जब आपको डायमेंशन याद होगा MLT-2, तो वो आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फोर्स को बेसिक से, ठीक है। और इसका भी याद होना चाहिए और ये वाला भी याद होना चाहिए, ठीक है, एनर्जी का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स का होगा MLT-2। अब ठीक है, अब यहीं पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूँ MLT-2, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सोचो कि फोर्स में डिस्प्लेसमेंट इनटू हो गया तो यहाँ पे बस एक यूनिट बढ़ गई। तो अब पहले मैं फोर्स का याद रखता था MLT-2, तो अब जो है वर्क का याद रखूँगा ML का स्क्वायर T-2, बस एक L ऐड हो जा रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि बस यही आपसे बोल रहा हूँ कि बाद में कुछ होता नहीं है, आप लेक्चर के साथ ही दिमाग में फिक्स करते जाइए फार्मूला का डायमेंशन, ठीक है, बेसिक फार्मूला का डायमेंशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आप साइलो नॉट का याद रखो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कैपेसिटेंस ये सब जो परमिटिविटी इन सभी का याद रखो, नहीं, आपको बेसिक्स जो हैं, बेसिक जो दिए गए हैं उनके बस आपको डायमेंशन याद होने चाहिए, ठीक है। अब सुनिए, एनर्जी, अच्छा, इसका जो डायमेंशन फार्मूला है इसका भी वही होगा, ठीक है। अब सुनिए, एक थोड़ा सा मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो डायमेंशन सभी निकालना जानते हैं, सिंपल सी बात है, MLT फार्मूले पे रखते हैं, पर याद कैसे होगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा याद होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक एनर्जी है, तो उस एनर्जी का जो फार्मूला है वो तो यहाँ पर भी वैलिड होगा ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि mv² है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मुझे इस फार्मूले से दिख रहा है यहाँ पे कि m होगा और वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी LT-1 है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर हो जाएगा L²T-2, ऐसे भी। तो मुझे एनर्जी का निकल आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे L²T-2, तो मुझे एनर्जी का निकल आया। तो एनर्जी का जब भी मैं अगर भूलूंगा कहीं पर भी, अगर काम ऑन निकल गया कि भाई कैसे एनर्जी का मुझे भूल गया अचानक से, तो बस आप काइनेटिक एनर्जी को याद रखिएगा, आप तुरंत निकाल करके एनर्जी का निकाल के आप रख लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टिप्स है, ट्रिक नहीं है, टिप्स है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात को, वर्क और एनर्जी दोनों ही मतलब एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब किया गया वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मैकेनिक्स में बहुत बार ये वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो इन दोनों का आप देखो ना, दोनों एक दूसरे के फॉर्म में चेंजेबल होते हैं, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। देखो आप ML तो ये दोनों सेम है और दोनों की मतलब यूनिट्स भी सेम ही होती हैं, जूल होता है, ठीक है, दोनों की यूनिट्स भी जूल होता है, ठीक है। अच्छा, इन सभी की यूनिट मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, वह भी बता देते हैं। मीटर स्क्वायर, फिर मीटर क्यूब, ओके। डेंसिटी ऊपर मास है तो यानी कि kg बटा सेंटीमीटर या फिर मीटर, तो अगर MKS में चल रहा है तो
मीटर क्यूब, ठीक है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है। मास है तो केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका बेसिक सी बात है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको फोर्स का याद होना चाहिए और एनर्जी का याद होना चाहिए, ठीक है। पावर, अब आते हैं पावर। अब बिल्कुल धीरे धीरे इन सभी से ये चीज़ें बनती जाएंगी, ठीक है। बनी भी रही हैं, आप देख भी रहे। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ओके, वर्क अपॉन टाइम। अच्छा, इसको उठा करके रखेंगे यहाँ पे, तो जब इसको उठा करके रखेंगे तो ये चीज़ वर्क का है और टाइम का टी आएगा, तो टी से यहाँ पे जा कर के -3 हो जाएगा, नीचे जा कर के -3 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3, ठीक है, एज इट इज़। तो वर्क का हो जाएगा ml² टी माइनस पावर -3, ठीक है। प्रेशर, ओके, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर आपको फोर्स का नहीं पता है फिर तो प्रेशर आप निकाल ही नहीं सकते, तो मैं इसलिए बोला फोर्स का mLT-2, बिल्कुल मैं मेरे साथ रटते जाइए, ठीक है। आपको बोर लग रहा होगा कि ये क्या बार बार रटवा रहे, पर आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन इसलिए ही अक्सर छोड़ देते हैं कि इसमें बहुत से डायमेंशन को पहले ही मतलब मेमोराइज नहीं कर पाते, इसी वजह से। और ये क्या है? L²। तो L² को इसको अब ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे L का -1, ठीक है, 1 - 2 है तो -1 और T-2, ठीक है। तो ये प्रेशर का हो गया। टॉर्क, टॉर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मुझे पता है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। m और डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे T⁻², ठीक। आप बस यहीं से एनालिसिस करते जाइए कि ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा आपको इस स्लाइड से जो भी मुझे बातें आपको समझानी है कि फोर्स का आपको याद रखना है, मैं mLT-2, ठीक है। और वर्क और एनर्जी, तो वर्क और एनर्जी जो है दोनों क्या है? सेम है, सेम इनके डायमेंशन है, ठीक। और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे टॉर्क को देखो, टॉर्क का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन बिल्कुल सेम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वर्क, एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन क्या है? बिल्कुल भी सेम है, ठीक है। तो इनका डायमेंशन सेम है, तो नोट करके आप लिख सकते हो वहाँ पे कि वर्क और एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन क्या है? सेम है, ठीक है। वर्क, एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन क्या है? सेम है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं इसके यूनिट्स पे, ठीक है। तो इसका यूनिट जो है न्यूटन मीटर होगा, इसका न्यूटन, और ये मीटर, बिल्कुल आसान चीज़ है। यहाँ पे क्या होगा? इसका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। पावर का क्या होगा? वॉट होता है, सिंपल सी बात है। और इसका जूल होता है, इसका जूल होता है। फोर्स का क्या होगा? यहाँ पे केजी और केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, ठीक। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने जिस स्लाइड से जो भी चीज़ें बातें बोली हैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। mLT-2 आप याद रखे रहेंगे। वर्क, एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन क्या है? सेम है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें और बेसिक चीज़ें आपको बस यहाँ से ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये ठीक है, ये दोनों याद होने चाहिए बेसिकली, ये फोर्स, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ इसको। अब देखिए इनका डायमेंशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इम्पल्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी का शुरू करते हैं पहले। तो जी का हम जानते हैं पहले फॉर्मूला कि ये ग्रेविटेशन का है। तो F = G m1 m2 अपॉन
r², ये फार्मूला होता है, ठीक है। बिना फार्मूले के हम नहीं निकाल सकते हैं डायमेंशन, ठीक है। आपके फार्मूले याद होना चाहिए। इसीलिए करते भी क्या है कि एक्चुअली में पूरा मतलब पूरी फिजिक्स पढ़ाने के बाद लास्ट में डायमेंशन कुछ लोग पढ़ाते हैं, और इसी वजह से पढ़ाते हैं क्योंकि उस समय आप पूरे फार्मूले आप याद हो चुके होते हैं, तो बाद में इसको कराना कहते हैं कि प्रीफर आसान होता है, ठीक है। लेकिन वो फिर बाद में भी नहीं होता है, बिल्कुल छूट जाता है, ठीक है। तो पहले ही हम ले रहे हैं, ठीक है। तो बस फार्मूले बस आपको रटने पड़ेंगे। तो जी है और जी यहाँ पे, और इस सभी को उधर कर देते हैं r² और नीचे m1 और ये m2, ठीक है। तो अब g का डायमेंशन मुझे निकालना है, तो g फोर्स का मैंने पहले ही बताया था कि बार बार ये आएगा, तो mLt-2 आपको याद हो गया होगा, और इसका क्या है L² होगा, और नीचे मास 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो g का जो डायमेंशन होगा ऊपर जा कर के m का -1, ये ऊपर जाएगा m का -1, और l का क्यूब और t का -2, ठीक है। ये डायमेंशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे लिख देते हैं m-1 l 3 t-2, ठीक है। ये g का हो गया, ठीक। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक वाले याद होने चाहिए, बस रखना है, मुझे निकाल देना है, ठीक, ओके। अब यहाँ पर इम्पल्स आता है, तो इम्पल्स का बेसिकली लोगों को फार्मूला भूल जाता है, कुछ नहीं है, बस फोर्स इनटू टाइम होता है। फोर्स इनटू टाइम, आप देख रहे हो ना, फोर्स बार बार आ रहा है, इस वजह से मैं बोला था। तो फोर्स का क्या हो जाएगा mLt-2, और इसी में इंटू कर देंगे t का, और t का जब इंटू करेंगे तो mLt, अब यहाँ पे ये -2 है +1 है, तो पावर ऐड जब होगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, -1 mLt-1, ठीक। अब आते हैं स्ट्रेस का, ठीक है भाई। स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया तो किसी और का भी था, किसका, प्रेशर का। तो प्रेशर, अब मैं यहीं से बताना चाहता हूँ कि प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट भी सेम होगी और इसका डायमेंशन भी सेम होगा, ठीक है। बस यहीं से बिल्कुल आप याद करते जाइएगा। तो बस मुझे mLt-2 बटा l का स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूँगा ml, एक l से l कैंसिल होगा तो l-1, और ये t-2 सिंबल। अब यहाँ पे आते हैं स्ट्रेन बिल्कुल इलास्टिसिटी में आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि स्ट्रेन जो है वो डेल्टा L/L है, चेंज इन लेंथ अपॉन L होता है। तो अब ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी मीटर भी नीचे भी मीटर होगा। तो ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है, कौन सी, स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट करके यहाँ पे आप ये पूछा जा सकता है आपको कि आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि स्ट्रेन का जो है यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। चेंज इन लेंथ ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ऊपर मीटर होगा नीचे भी मीटर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर लेंथ होगा नीचे भी लेंथ होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अब आते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो आप बोर मत होना, काम की चीज़ों से आप अगर बोर होने लगोगे ना एक्चुअली में और यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ी सी मतलब आपको लगेगा कि बोरिंग है, पर है नहीं, इसको भी इंटरेस्टिंग हम लोग बनाएंगे। पर फर्स्ट लेक्चर आपको बस याद करना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो चलो लिख लेते हैं भाई, स्ट्रेस अपॉन ओके स्ट्रेन, राइट हियर। तो अब आते हैं ऊपर नीचे क्या होगा, डेल्टा L/L, कुछ डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन 0। अच्छा, डायमेंशन 0 का मतलब ये है कि m0 l0 t0, मतलब सबकी पावर 0 है, कोई डायमेंशन है नहीं, और किसी की भी पावर 0 1 होता है। अब आते हैं नीचे
स्ट्रेन का हो गया। तो अब स्ट्रेस का जो है ऊपर, इसका होगा ML -1 T-2, स्ट्रेस का हो गया। और स्ट्रेन का कोई है ही नहीं, तो बस जीरो लिखेंगे नीचे। तो आप ये देखो, अब मेरी बात को दिमाग में सेट करते जाइए। इसका डायमेंशन जीरो है, जो स्ट्रेस का डायमेंशन था वही फोर्स का था, अरे प्रेशर का था, वही जो और जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी डायमेंशन है। तो मैं कह सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन है वही स्ट्रेस का है और वही प्रेशर का है। तो प्रेशर और स्ट्रेस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, आप ये नोट डाउन करते रहिएगा अपने शॉर्ट नोट में कि स्ट्रेस का, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का और प्रेशर का क्या है, सेम डायमेंशन है। ठीक है, फिर क्या है, एनर्जी का, हीट का, वर्क नहीं, एनर्जी हीट का जो है उसका डायमेंशन सेम है। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान में रखे रहिए। अब देखिए, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और प्लेन एंगल। ठीक है, अब इनका निकालते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन का होता है फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ। आप देखोगे कि एक लिक्विड पड़ा हुआ है और उसमें कोई हमने एक रॉड रख दी, ऐसे कोई रॉड है। तो अगर मैं इसकी लेंथ L लेता हूँ तो इस पे एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा F/L, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, ये सरफेस टेंशन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इसको बोला जाता है। तो बस इसका डायमेंशन हम ये निकालना है, अभी कॉन्सेप्ट को हम नहीं पढ़ रहे, बस डायमेंशन निकालना है हमें कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स। तो फोर्स का आपको याद ही होगा ML/T-2 और लेंथ L, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ML⁻0 T-2, ये हो गया। ठीक है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी से और एनर्जी से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये है वर्क अपॉन एरिया। ठीक है, तो वर्क अपॉन, तो वर्क का क्या हो जाएगा, M फोर्स में L मल्टीप्लाई हो जाता था तो वर्क बन जाता था। क्यों, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो फोर्स का है उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर ये बन जाएगा, और अपॉन एरिया यानी कि L², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो M और L⁻0 T⁻², कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है कॉम्प्लेक्स फार्मूला थोड़ा होता है, तो इस वजह से इसमें काफ़ी टर्म आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी निकल जाएगा। देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स का मुझे पता है, बाकी सब तो छोटे छोटे से मिल करके बना है, तो सब निकल ही जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि फोर्स का आपको याद होना चाहिए। तो ML⁻T-2, ठीक है, बहुत फ्रेश तरीके से होगा। और यहाँ पर क्या होगा, आपका डिस्टेंस है यानी कि लेंथ। ओके, यहाँ पर L² होगा और इसका होगा LT-1 वेलोसिटी का, है कि नहीं। अब ये से ये कैंसिल आउट होगा, तो अब सभी को कंबाइन करके हम लिखेंगे M⁻1। ठीक है, अब इस L से और ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक L बचेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो L⁻1। अच्छा, अब बच क्या रहा है, टाइम। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब -2 है, और ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये -1 बचेगा, तो T⁻1। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ML⁻1 और L भी -1 ही होगा। ठीक है, अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। तो एंगुलर वेलोसिटी का कैसे निकालेंगे, थीटा। तो पहले इसका निकालने से पहले प्लेन एंगल का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल का कैसे निकालोगे आप, देखो आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो थोड़ा सा इसका पिक्चर में हम विजुलाइज करा देते हैं कि अगर ये कुछ इस तरीके से एंगल सस्टेन करता है थीटा,
तो इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। और ये जो होता है आर्क होता है, ये वाला लेंथ, तो ये भी लेंथ ही इसका डायमेंशन होगा, और ये जो रेडियस होगी इसका भी डायमेंशन एल ही होगा। तो एल एल कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। पर ये डायमेंशन लेस तो है, पर यूनिट लेस नहीं है। डायमेंशन लेस है पर यूनिट लेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आप प्लेन एंगल यानी कि थीटा को आप देखते होंगे π/2, तो उसको रेडियन में नापते हैं, ठीक है, रेडियन में नापते हैं। तो इसकी यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। यही नीड में एक बार इसी बार क्वेश्चन आया था कि प्लेन एंगल का डायमेंशन फिर उसमें सॉलिड एंगल भी था, ठीक है, उस भी पढ़ेंगे। वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसका सेपरेट बिल्कुल वीडियोज़ होगा, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये होगा रेडियन, ठीक। अब आते हैं, अब ये प्लेन एंगल हो गया। अब ये आते हैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पे। तो इसकी ऊपर वाले की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, क्योंकि क्या है, ये थीटा है यानी कि प्लेन एंगल है, और नीचे क्या है, टाइम है। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, t-1, ठीक, सिंपल। और इसकी यूनिट जो हो जाएगी प्लेन एंगल का एंगुलर वेलोसिटी का, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम एक और तरीके से कहते हैं कि ये ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होगा, तो ये चीज़ तो होगी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसका होता है रेडियन और अपॉन टाइम, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसकी डायमेंशन जो है रेडियन पर सेकेंड होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप पूरा नोट कर ही लिया आपने, ओके। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर के बाद पूरा एकदम रटा होना चाहिए, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं, पर उसके फॉर्मूले तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। बेसिक से डायमेंशन आपके फोर्स के, वेलोसिटी के, एनर्जी के बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। एक बार रिवाइज का भी लेते हैं हम लोग, और कैसे रिवाइज करेंगे, उसका लॉजिक क्या है। बिल्कुल वही चीज़ कि फोर्स का तो मुझे याद ही है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, ठीक है। वर्क का भी छोड़ो, एनर्जी का निकाल लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन किससे याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी से, mlt-1, इसी का स्क्वायर करना है मुझे। तो सिंपल सी बात होगा ml²t-2। ऐसे नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उससे निकाल सकते हो। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, मतलब याद करने के टिप्स हैं ये, ट्रिक नहीं। अब देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन और एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो देखिए, इसका हमने अभी निकाला था कि 1/t होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि t⁻⁻1 और टाइम का t, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि m⁻0 l⁻0, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो t⁻2, ठीक है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का है, ठीक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है mr²। सब पढ़ोगे आप आगे चल करके, इसका भी सब पढ़ेंगे हम लोग, तभी फॉर्मूला इसका मेमोराइज हो पाएगा। mr², तो चलो मास का जो होता है m तो होगा ही, लेंथ का l², और टाइम यहाँ पे 0 है, सिंपल। रेडियस ऑफ गायरेशन सिंपली डिस्टेंस होता है, मतलब एक एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब पढ़ा जाएगा। तो वो डिस्टेंस है सिंपली, तो डिस्टेंस है तो सिर्फ l ही होगा ना। तो सिंपल सी बात है कि m⁻0 l1 और t⁻0, सॉरी, सिंपल। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या है भाई, तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें में क्या है, एक मास है, और ये क्या है, l⁻1 है, और फिर ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, r है, तो इसका भी l होगा। तो ये हो जाएगा ml का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा t-1, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक।
अब इन सभी चीज़ों को ठीक से नोट करिए, फिर इसकी यूनिट बताते हैं हम आपको। अब देखिए इसकी यूनिट है यहाँ पे कि इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केजी मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका केजी होगा, फिर इसका मीटर होगा, फिर रेडियस ऑफ डायरेक्शन एक सिंपली लेंथ है तो मीटर होगा, फिर क्या है कि एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का सिंपली क्या होगा कि यहाँ से केजी है, फिर यहाँ क्या मीटर पर सेकेंड, फिर इसका क्या है मीटर। सिंपली सभी को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा केजी, ये मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है सेकेंड। सिंपल, ये हो गई इसकी यूनिट। देखिए प्लैंक कांस्टेंट का और रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, अब सुनिए, प्लैंक कांस्टेंट बेसिकली होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो उसको हम ऐसे याद रखते हैं कि एनर्जी के पैकेट्स होते हैं E = h म्यू यानी HF, यानी कि ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें प्लैंक कांस्टेंट का छुपा हुआ है, तो H = हो जाएगा E/F। ठीक है, यानी कि एनर्जी, अगर एनर्जी का आपको पता है फॉर्मूला, एनर्जी का आपको डायमेंशन पता है और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पता है, तो आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकल आएगा। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि फोर्स का आपको याद है, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी का आ जाएगा, या फिर आप काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, तो mL² T⁻²। ठीक है, और इसका जो होगा फ्रीक्वेंसी का होगा T-1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/T। ठीक है, तो ये इस पर कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होगा, T ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा mL² T⁻⁻1। ये होगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक, अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ये सारी ये हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, हाइड्रो में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स में, तो उसमें ही इसको पढ़ा जाता है। तो बेसिकली सारे चीज़ फिजिक्स का एक ही साथ फार्मूला आ रहा है, तो घबराना नहीं है, सब धीरे धीरे आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस सिंपल जो मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो यानी कि मास L का माइनस का क्यूब। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो उसका भी मास अपन, तो ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है डायमेंशन लेस है और आल्सो यूनिट लेस है। तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऊपर है, नीचे डेंसिटी ऑफ ए वाटर है, तो ये भी क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, किसकी तरीके से है ये, बिल्कुल इस ट्रेन की तरीके से है कि नहीं, चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम था, तो बिल्कुल इसको हम लोग वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्लैंक कांस्टेंट का हो गया। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। देखिए थर्मल क्वांटिटी का डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हीट और इंथैल्पी। ठीक है, तो हीट और इंथैल्पी को एक ही बात कहा जाता है। तो देखिए इंथैल्पी का मतलब है कि एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का हम जानते हैं कि mL² T-2 होता है, तो सिंपल सी बात है, इसका तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, फोर्स का याद होते होते मुझे क्या हो गया, हीट का भी मुझे याद हो गया। ठीक है, अब आते हैं स्पेसिफिक हीट। देखो ये सारे थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो जब उसमें हम लोग जाएंगे तो डिटेल में बातें करेंगे इस फॉर्मूले के, कैसे आया, कैसे कैसे इसके कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीज़ें। तो बस ये फॉर्मूले से यहाँ पे हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो देखिए स्पेसिफिक हीट होता है हीट अपॉन मास इनटू टाइम। तो हीट यानी कि एनर्जी, यानी
एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये हो गया, फिर बटा मास यानी कि m, फिर क्या है टाइम, ये हो गया, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो बचेगा m की पावर 0, क्योंकि m तो ख़त्म हो चुका है, l एज इट इज़ यानी कि l का स्क्वायर t, अब यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी -3 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ होगी। ठीक, अब आते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन मास। ठीक है, अब कैसे हीट अपॉन मास होता है इसके बारे में सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला सीधा याद रखना है, सब कुछ हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो देखिए हीट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हीट अपॉन मास, तो हीट का मतलब वही m l स्क्वायर टी माइनस 2 बटा मास, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m की पावर 0 l का स्क्वायर माइनस t की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हीट E ये कुछ इस तरीके का होता है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी होता है ना, रो L बाई ए। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके से है भी है। अब आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी पे। तो थर्मल कंडक्टिविटी हीट, डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर इनटू टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मुझे तो यही बोलना पड़ेगा आपको कि ये आपको रटना है। ठीक है, और रटना भी नहीं है, मतलब हम लोग जब जाएंगे हीट में तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कि ये कैसे आया है कैसे नहीं। ठीक है, तो बस मुझे यहाँ पे इसका डायमेंशन निकालना है। तो इसका क्या होगा, ml स्क्वायर टी माइनस 2, इसका लेंथ होगा यानी l होगा, बटा एरिया यानी कि l का स्क्वायर होगा, टेम्परेचर यानी कि केल्विन में लेंगे तो हम k लेंगे उसका, और टाइम को t में लेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है मुझे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, k और टाइम के साथ ये जाएगा तो t, तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ m एज इट इज़, l यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और t का ये -3 हो जाएगा और k का -1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली हमको इसका याद होना चाहिए और बस इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। बस फॉर्मूले याद हैं तो सबके रखते जाएंगे, सबका याद होता जाएगा। बेसिकली लोग इतना कराते भी नहीं है, पर हमें पूरा मतलब अच्छे से इसको डायमेंशन को पूरा याद करके जाना है। ठीक है, हम छोटे छोटे पार्ट्स को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, आप पूरे चीज़ों को एक ही साथ अगर नहीं कर पाएंगे अच्छे से, छोटे छोटे चीज़ों को अच्छे से करते जाएंगे तो हमारी तैयारी कंप्लीट होती जाएगी अच्छे तरीके से, तभी हमारे फुल मार्क्स की जो जर्नी है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो रफ कर रहे हैं, बिना बताए बता दी। अब देखिए एंट्रोपी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालना है डायमेंशन। ठीक है, तो एंट्रोपी यानी हीट अपॉन टेम्परेचर होता है, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो ml t माइनस 2 यहाँ पे स्क्वायर होगा और टेम्परेचर का मतलब केल्विन, तो अब हो जाएगा ये ml स्क्वायर t की पावर -2 केल्विन का -1। ठीक, ये हुआ। अब यहाँ से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का निकालना है, तो मुझे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का R है, तो R हो जाएगा यहाँ पे PV NT। ठीक, PV बाई NT। अब यहाँ से मुझे प्रेशर का चाहिए, तो प्रेशर हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया यानी कि ml t माइनस 2 बाई l का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ml माइनस 1 t माइनस 2 ये होगा, तो ml माइनस 1 t माइनस 2 वॉल्यूम का L क्यूब। ठीक है, और ये क्या होगा मोल, और T जो है यहाँ पे टेम्परेचर है तो इसका केल्विन होगा। राइट, तो अब जो होगा
m। अब l जो है यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे जाके ये l का पावर 2 हो जाएगा, फिर टाइम का -2 होगा, और यहाँ पे मोल, और ये केल्विन -1 सब पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर। तो वो एनर्जी बाय टेम्परेचर यानी कि एनर्जी का होगा ml² T-2, टेम्परेचर का केल्विन, तो हो जाएगा ml² T-2 केल्विन का -1। ठीक है, नोट डाउन दिस कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का होता है एनर्जी टाइम इनटू एरिया, ये फार्मूला। इसका हो जाएगा ml² T-2 टाइम का t, एरिया का l², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m, और फिर ये यहाँ पे l0 और टाइम का t⁻3, ये होगा सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक, नोट डाउन कर लेना। अच्छा, इसका अगर हम यूनिट निकालना चाहें यहाँ से, तो ये होगा जूल पर सेकेंड, और ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो देखिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में होता है वर्क अपॉन हीट। ठीक है, W/H। तो बिल्कुल इनका डायमेंशन तो सेम ही होगा ना, ml² -2, नीचे वाले का भी वही होगा, वर्क का और हीट का तो दोनों का सेम ही होता है, तो कैंसिल आउट हो करके इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है, ऊपर जूल नीचे भी जूल है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी और क्या है यूनिट लेस भी है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यूनिट लेस क्वांटिटी भी है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है, दोनों में ही कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी थर्मल से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब क्लास 12th में जो डायमेंशन आते हैं, जैसे कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।